12th चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ का है ये। उसका टॉपिक है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। उसने ही हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उनके प्रिंसिपल्स बहुत ही पॉपुलर हैं। हेनरी फ्योल का जो जन्म है इस्तांबुल में 1841 में हुआ और एट वेरी यंग एट 7-8 ईयर्स उसके पेरेंट्स शिफ्ट कर गए फ्रांस और बेसिकली इन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ फ्रांस में की। माइनिंग एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और एज एन इंजीनियर एक माइनिंग कंपनी में लग गए। ड्यूरिंग हिज जॉब ही ऑब्जर्व्स मैनी एक्टिविटीज़ and he developed so many thoughts about these activities, how to improve them. Studied causes of underground fire क्योंकि माइनिंग उस समय माइनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी और ये सब इश्यूज बने रहते थे तो उनको स्टडी किया। 1888 में ही हैज़ प्रमोटेड एज अ MD ऑफ द कंपनी। उनके वर्क से खुश हो गए, उनको कंपनी का MD बना दिया गया। ड्यूरिंग हिज टेनर ही डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अपनी इसी टेनर में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए। उन्होंने एक बुक भी लिखी है एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल जर्नल। इन 1949 में उनकी डेथ के बाद ये बुक पब्लिश हुई है इंग्लिश में। पहले फ्रेंच में थी, अब ये इंग्लिश में भी 1949 में पब्लिश हो गई। ही इज़ नोन एज फादर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको क्लास 12th में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो यू मस्ट नो हेनरी फ्योल इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल में जैसे मैंने आपको बताया ही हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है आपको जब भी कोई काम एक टीम से कराना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए। द प्रिंसिपल इम्प्लाई द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। स्मॉल टास्क छोटे छोटे यूनिट्स में उसको बांट दीजिए। ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। उससे क्या होगा, हर वर्क को करने के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति असाइन हो जाएगा और वो उसे ज़्यादा अच्छे से करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे आप एक टेलर से सूट स्टिच कराते हैं तो उसको मास्टर टेलर जो है वो काटता है, ठीक है। उसकी स्टिचिंग दूसरा पर्सन करता है और उसको प्रेस, तुरपाई, बटन एक थर्ड पर्सन लगाता है। तो उससे क्या होता है, उनके काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वर्क स्पीड से होता है और अच्छा होता है। तो एक छोटा सा काम भी इस तरह से 3-4 लोगों में बट गया। तो आप ये देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ वर्क जो है उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज, आपका काम करने का स्पीड बढ़ जाता है, टाइम बचता है। एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजर। मतलब हर लेवल पर इसका यूज़ है डिवीज़न ऑफ वर्क का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर लेवल पे ही डिवाइड होता है वर्क। आप हायर लेवल पे, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हर लेवल पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट, अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, एक ही वर्कर को सारा का सारा काम दे देंगे तो क्या होगा, वो इतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण हम मार्केट में पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए यही हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम अपनी कंपनी में डिवीज़न ऑफ वर्क फॉलो करें, जिससे रिजल्ट फ्रूटफुल निकलेंगे। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ऑबिडेंस। कि आपको दूसरे को ऑर्डर देने का अधिकार मिले और ऑब्टेन ऑबिडेंस मतलब उससे आप सहमति ले सकें।
अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों तरह की अथॉरिटी होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कैसे, जैसे जो अथॉरिटी मुझे मेरा बॉस देगा वो कैसी अथॉरिटी होगी, वो फॉर्मल अथॉरिटी होगी। और दूसरा इनफॉर्मल अथॉरिटी जो मैं वहाँ रहकर मैं गेन कर लूँगी ड्यू टू माई हेल्थी रिलेशन विद अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म। एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके साथ रहकर जो अथॉरिटीज़ मेरे हाथ में आ जाती हैं इनडायरेक्टली, वो कहलाती हैं इनफॉर्मल अथॉरिटी। एक हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों तरह की अथॉरिटी होना जरूरी है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस हियर, कि ना मुझे ज़्यादा अथॉरिटी मिले और ना ही मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले। जितनी मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कराने की कंपनी एक्सपेक्टेशंस करती है उसके अकॉर्डिंग मुझे अथॉरिटी दी जाए, ताकि ना तो मैं उनका मिसयूज़ कर सकूं और ना ही मुझे डिफ़िकल्टी हो काम कराने में। जैसे एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को 10 यूनिट बनाने के टास्क दिया हुआ है, दैट इज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पर डे 10 यूनिट कंप्लीट करनी है। अब इस 10 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वो सब रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए जो उसको कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है, तभी वह टाइमली उसको कंप्लीट कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट टू पनिश सबऑर्डिनेट। अब वो क्या कहते हैं, जब मैं अपने सबऑर्डिनेट को राइट दे रहा हूँ, अथॉरिटी दे रहा हूँ, तो मेरे पास अगर उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो वो यह भी राइट होना चाहिए कि मैं उसको पनिश कर सकूं, इनडायरेक्टली उसे बोलूं कि काम कंप्लीट करके जाना, ठीक है, उससे पहले घर नहीं जाना। क्यों, क्योंकि मुझे आगे जवाब देना है, मुझे आगे डिलीवरी देनी है। तो राइट टू पनिश सबऑर्डिनेट फॉर नॉट ओबेइंग ऑर्डर्स, कि अगर उसने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है, अगर उसने टाइमली टास्क कंप्लीट नहीं किया है, तो मुझे पास राइट हो कि मैं उसको पनिश कर सकूं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। मैंने आपको बताया ना, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए ही अथॉरिटीज़ दी जाती है, तो दोनों के बीच में क्या मैच होता है, वही अथॉरिटीज़ आपको दी जाएंगी जो आप उस टास्क को कंप्लीट कर सके। अब इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट होंगे। कंप्लीट गोल्स इन टाइम, कि हमें अपने काम को टाइम से कंप्लीट करना है, ठीक है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास अथॉरिटीज़ और मैचिंग होंगी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैच करती है। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, हमें अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज नहीं करना है। अगर हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं करते तो हमारे काम में डिले होगा और जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करेंगे। तो इट्स बेटर देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने आपको 2 प्रिंसिपल्स कराए हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के प्रिंसिपल्स कराऊंगी। अगर आपको बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिवीज़न ऑफ वर्क का या अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो आप यही नोट्स लर्न कर लीजिए जो मेरे इस स्लाइड में है। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड क्लासेस, और इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका ये 5 मार्क्स का लगभग इसका वेटेज है। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स में नॉर्मली स्केलर चेन वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2-3 मार्क्स में आते हैं। तो इसके लिए जो कंटेंट है ये सफिशिएंट है। जो मैंने हेनरी फ्यूल का बैकग्राउंड डिस्क्राइब किया है, डिवीज़न ऑफ वर्क है और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एज इट इज़ इसी को लर्न कर लीजिए। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।